पाकिस्तान के सेकुलर तबके ने जो चंद तारीखी झूठ घड़ रखे हैं उनमें से एक ये भी है कि अंग्रेजों के बड़े सगीर पाको हिंद में आने से कबल यहाँ जहालत का घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। तालीम थी और ना ही साइंसी तरक्की, जबकि इसके बरक्स यूरोप में यूनिवर्सिटियां बन रही थीं और हिंदुस्तान में शालामार बाग और ताजमहल। लिबरल सेकुलर बयानिए के इस बेबुनियाद तारीखी झूठ पर पाकिस्तान के कई दानिश्वरों और कॉलम निगारों की दुकानें चलती हैं। पाकिस्तानी सेकुलर लिबरल तबका मुसलमानों के माजी, पाकिस्तान की इस्लामी असास और इस खित्ते की इस्लामी तहजीब से जन्म लेने वाली तरक्की के जिक्र से इस कदर नफरत करता कि उतनी नफरत भारत में बसने वाला राष्ट्रीय सेवक सिंह का मुतासिब शिद्दत पसंद हिंदू भी नहीं करता। आरएसएस तो जमीन पर मौजूद इस्लामी तहजीब की अलामतें यानी बाबरी मस्जिद वगैरह को गिराकर खुश हो जाती है कि मकसद हल हुआ। लेकिन ये पाकिस्तानी सेकुलर लिबरल दानिश्वर मुसलमानों के माजी को मुसलसल भयानक, खौफनाक और काबिल नफरत रूप में अपनी तकरीरों, कॉलमों और टीवी प्रोग्रामों में पेश करते रहते हैं। हिंदुत्व के मुतासिब चेलों और पाकिस्तानी सेकुलर लिबरल्स में एक और बात मुश्तरक है, वो भी मुसलमानों से शदीद नफरत की वजह से उनकी हर निशानी को सफाए हस्ती से मिटाना चाहते हैं, लेकिन बड़े सगीर में अंग्रेजों की निशानियों को कायम रखते हैं और अंग्रेज को रोशनी, इल्म, तहजीब और तरक्की का मीनार समझते हैं। इसी तरह पाकिस्तान का सेकुलर लिबरल दानिश्वर भी अंग्रेज से मोहब्बत के नशे में ये झूठ फैलाता रहता है कि अगर अंग्रेज बड़े सगीर में ना आता तो यहाँ के लोग जाहिल और पसमानदा ही रहते। दिसंबर के जिस दिन 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उस दिन भारत के एक अजीम तारीखदान और फिलोसोफर धर्मपाल जी ने एक खूबसूरत फिक्रा कहा था। उस फिक्रे से पहले ये बताना जरूरी है कि धर्मपाल जी कौन हैं। वो उन दर्जन भर तारीखदानों और दानिश्वरों में से एक हैं जिनके काम और तसव्वुरात से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ। जिंदगी के चंद एक पछतावों में से एक ये भी है कि मैं पहली दफा भारत जनवरी 2007 में गया था और धर्मपाल जी उससे चंद माह कबल 24 अक्टूबर 2006 को इंतकाल कर गए थे। और मेरे लिए ये पछतावा हमेशा रहेगा कि मेरी इस कद्दावर शख्सियत से मुलाकात ना हो सकी। मैं उनके काम को करीब से देखना और उनकी गुफ्तगू के मोतियों को दामन में समेटना चाहता था। धर्मपाल जी अपने आखिरी दिनों में अपने इर्द गिर्द के माहौल और हिंदू कौम से इतने मायूस हो गए थे कि उस मायूसी के नतीजे में उनके अंदर गुस्सा, इस्तिराब और बेचैनी इस कदर बढ़ गई थी कि वो अपने इर्द गिर्द की चीजों को मुसलसल उठा उठा कर फेंकते रहते थे। जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो उन्होंने जो खूबसूरत फिक्रा कहा वो ये था कि मैं उस दिन देखूंगा जब ये भारत माता के मतवाले भारत में बैरूनी हमलावरों की सबसे बड़ी निशानी राष्ट्रपति भवन को मिस्मार करेंगे, जिसे बदनीयती से अंग्रेज हुक्मरानों ने तामीर किया था। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन पूरी दुनिया में नौ आबादियाती हुक्मरानी की सबसे बड़ी अलामत है। ये मौजूदा दुनिया में किसी भी हुक्मरान की सबसे बड़ी रिहाइशगाह है जो 2 लाख मुरब्बा फीट पर मुहित है और जिसमें 340 कमरे हैं। धर्मपाल जी का मुतासिर कुन और हैरान कर देने वाला काम उनकी 9 किताबों पर मुश्तमिल है। ये तमाम किताबें अंग्रेज मुसन्निफीन और सेकुलर लिबरल दानिश्वरों के उस तारीखी झूठ से पर्दा उठाती हैं कि बड़े सगीर में अंग्रेजों की आमद से पहले यहाँ जहालत के अंधेरे छाए हुए थे और यहाँ तहजीब व तरक्की नाम को ना थी। इन किताबों में तारीखी हकायक और दस्तावेजी सबूतों से ये साबित किया गया है कि अंग्रेजों की आमद से पहले बरे सगीर पाको हिंद का ये खित्ता इल्म व इरफान, तहजीब व सकाफत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसूल मदनियत में दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता था और इस तरक्की को अंग्रेजों ने एक मंसूबे और बदनीयती के साथ तबाह बर्बाद कर दिया। उनकी 5 किताबों का सेट ऐसा है जिसे इस खित्ते के तालीमी इदारों में रेफरेंस के तौर पर मौजूद होना चाहिए और उस शख्स को जिसके दिमाग में गोरे की मरूबियत के जाले लगे हुए हैं, उन्हें साफ करने के लिए इसे जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। धर्मपाल जी की पहली किताब का नाम है इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी ईस्वी में भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी। इस किताब में दिए गए हकायक जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये ताजमहल और शालामार बाग जैसी इमारतें जिन लोगों ने तामीर की वो ऐसे तालीमी इदारों से जो इल्म पढ़कर आए थे। वो मौजूदा दौर की जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और फने तामीर के असासी शोबाजात से कहीं ज्यादा आला था। उनकी दूसरी किताब भी कमाल की है, सिविल डिसोबीडियंस इन इंडियन ट्रेडिशन, हिंदुस्तान में सिविल नाफरमानी की तारीख। इस किताब से अंदाजा होता है कि हिंदुस्तान का मुआशरा किस कदर जमहूरी था कि यहाँ लोग हजारों साल पहले भी अपने मुतालबात मनवाने के लिए धरना देते थे, टैक्स देने से इनकार करते थे, मरण भरत रखा करते थे और जिन बादशाहों को सेकुलर लिबरल मुअर्रिखीन गालियां देते हैं
وہ ان احتجاج کرنے والوں کے مطالبات مان کر رایا کے دل جیتا کرتے تھے۔ تیسری اور سب سے اہم ترین کتاب کا انہوں نے ایک مخصوص نام بھی رکھا ہے، اور یہ نام واقعی اس کتاب میں درج حقائق کا آئینہ دار ہے۔ کتاب کا نام ہے The Beautiful Tree: Indigenous Indian Education in the 18th Century۔ خوبصورت درخت، 18ویں صدی عیسوی میں ہندوستان کا مقامی تعلیمی نظام۔ ان کے علاوہ باقی دو کتابیں پنچایت اور ہندوستان کا نظام سلطنت، پنچایت اینڈ انڈین پالیسی، اور روایت، بازیافت اور آزادی پر مضامین، ایسیز آن ٹریڈیشن، ریکوری اینڈ فریڈم بھی کمال کی ہیں۔ لیکن پہلی دو کتابیں دراصل 1701 سے لے کر 1779 تک کے ہندوستان کا ایک ایسا منظر پیش کرتی ہیں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بام عروج پر تھا، اور جس کا نظام تعلیم دنیا کا جدید ترین نظام تعلیم تھا، اور جس ملک کے بیشتر حصوں میں شرح خواندگی 95% سے بھی زیادہ تھی۔ خوبصورت درخت یہاں کے مسلمانوں اور ہندوؤں کی حکایتوں پر مبنی تاریخ نہیں ہے، بلکہ اس میں انگریزوں کے مرتب کردہ ان سروے اور تحقیقی رپورٹوں کو یکجا کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنی رہنمائی کے لیے تحریر کی تھیں۔ ان رپورٹوں میں پورے مغل ہندوستان کے ہر گاؤں میں اتالیق اور بڑے شہروں، کالج اور یونیورسٹی کی سطح کے تعلیمی اداروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ کتاب کے آغاز میں دھرم پال جی نے مہاتما گاندھی کی 20 اکتوبر 1931 کو رائل انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز لندن میں کی جانے والی تقریر کے اقتباسات درج ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں بلا خوف و تردید یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان آج نسبتاً زیادہ ناخواندہ اور ان پڑھ ہے جتنا 50 یا 100 سال پہلے تھا، اس لیے کہ برطانوی حکمران جب یہاں آئے تو بجائے اس کے کہ وہ یہاں پر موجود نظام کو مزید بہتر بناتے، انہوں نے اسے جڑ سے اکھاڑنا شروع کر دیا۔ دھرم پال جی نے اپنی تحقیق میں تمام تر مواد انگریز حکمرانوں کی تیار کردہ ایسی خفیہ اور غیر خفیہ رپورٹوں، سروے اور تحقیقوں سے اکٹھا کیا ہے جو انگریزوں نے اس نیت سے پورے ہندوستان کے بارے میں تحریر کی تھیں تاکہ ان حقائق کی بنیاد پر وہ منصوبہ بندی کر سکیں کہ کیسے اس شاندار تہذیب اور ترقی یافتہ قوم کو تباہ کرنا ہے۔ گورے نے نہ صرف اس خوبصورت نظام سلطنت کو برباد کیا بلکہ ساتھ ساتھ ایک جھوٹا تاریخی مواد بھی تخلیق کیا جو ہندوستان کے باسیوں اور حکمرانوں کو پسماندہ، جاہل، عیاش اور متعصب ثابت کرتا تھا۔ اسی جھوٹے مواد کو پڑھ کر ہی تو میرے ملک کا سیکولر طبقہ خوشی سے جھومتا ہے اور جاہل دانشور کالم لکھتا ہے، ٹی وی پر جھوٹ بولتا ہے۔